हेलो, मैं हर्षित गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हर्षित फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज़ में हमने गॉस थ्योरम स्टार्ट कर रहे थे। उसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स की बात कर रहे थे जो आगे गॉस थ्योरम के लिए बड़े यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, उसी में हम एक और आगे बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये फ्लक्स होता क्या है, सबसे पहली बात ना। फ्लक्स का अगर सिंपल मीनिंग हम देखें तो फ्लक्स का मतलब एक तरह का फ्लो होता है। फ्लो मतलब बहना, है ना। तो देखो, हम लोग बात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी सरफेस को रख दें, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई सरफेस हो तो उस सरफेस से जितना टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाता है उसी को बोलते हैं उस सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स। ठीक है, जैसे मान लो तो ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम ये कोई एक सरफेस रख दें, सरफेस ये, तो इस सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाएगा, जितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से पास होगा उसी को हम एक्चुअली बोलते हैं इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई सरफेस को रख दें तो उस सरफेस से जितने अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाता है उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं उस सरफेस का। ठीक है, हर सरफेस का अपना अपना अलग फ्लक्स होता है ना। फ्लक्स किससे एसोसिएट होता है, फ्लक्स किससे लिंक्ड होता है, फ्लक्स किसी सरफेस से लिंक्ड होता है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग सरफेस रखोगे तो हो सकता है सबसे अलग अलग फ्लक्स पास हो। अगर ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा और समझते हैं भाई। जैसे अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, जैसे एक कमरा है, ठीक है, एक कमरे की ओपन विंडो जो है, विंडो ओपन कर दो। तो विंडो अगर ओपन करोगे तो जो उस विंडो से जो एयर अंदर आ रही होगी, एयर जो पास हो रही होगी, है ना, वो हो जाएगा एयर का फ्लक्स। भाई एयर बाहर है और किसी कमरे में किसी विंडो हमने ओपन कर दी, उस विंडो से एयर अंदर आ रही है, तो एक्चुअली उस विंडो से जितना एयर पास हो रही होगी, बाहर से अंदर जा रही होगी, वो होगा उस विंडो के लिए एयर का फ्लक्स, है ना। अच्छा ऐसा है भाई। जैसे हमने कहा कि पानी, मान लो किसी नली में पानी बह रहा है ना, या मान लेते हैं ये पानी इस तरह से फ्लो कर रहा है सीधे ऐसे किसी अरेंजमेंट से। ये हमने एक मान लो एक ट्यूब है बहुत बड़ा और इस ट्यूब के अंदर ये वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, एक काफ़ी बड़ा ट्यूब है। अब हमने क्या किया, ऐसे मान लो हम ट्यूब को नहीं दिखा रहे हैं, मान लो ये वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है। अब हम इसके सामने क्या करें, एक सरफेस को रख दें। मान लो एक ऐसी सरफेस रख दी, ठीक है, इस सरफेस रख दी और इस सरफेस को हमने ऐसा अरेंजमेंट किया है कि जो वाटर इस सरफेस से टकराएगा और उसको जो है वो टकरा के ऐसे नीचे आ जाएगा और एक हमने बकेट में इस पानी को स्टोर कर रहे हैं। तो एक्चुअली इस सरफेस से जितना पानी टकराएगा एक तरह से, वो सब पानी इस बकेट में स्टोर हो जाएगा, है ना। तो ये जो पानी है इसी को फ्लक्स बोलते हैं, है ना। ये देखो, ये पानी जब फ्लो हो रहा है तो उसमें अपनी एक डायरेक्शन है, लेकिन जब ये पानी इस बकेट में स्टोर हो गया तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। बिल्कुल यही बात यहाँ पर भी है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फ्लो हो रहा है तो इसमें अपनी डायरेक्शन है, लेकिन जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस से पास हो रहा है, उस सरफेस से पास होने वाला अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट की बात कर रहे हैं, मतलब डायरेक्शन नहीं होती है इसमें। ठीक है, तो किसी बिल्कुल यही एग्जांपल है कि अगर ये वाटर, जितना वाटर इससे टकरा के इसमें कलेक्ट हो गया है, वो है इस वाटर का फ्लक्स इस पर्टिकुलर सरफेस से पास होने वाला। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, बस किसी सरफेस से, पर्टिकुलर सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है उसी का हमने एक और नाम रख दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड ही, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही, बस किसी सरफेस से अगर हमने इसको एसोसिएट कर दिया, जोड़ दिया, तो हम उसको क्या बोलने लगते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलने लगते हैं। ठीक है, अच्छा अब जरा इस फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अभी आगे मैग्नेट पढ़ोगे तो मैग्नेट में भी हमें मिलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स।
ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अलग अलग करने के लिए हम इसमें एक सिंबल लगा देते हैं, यहाँ नीचे ई लगा देते हैं। ई का मतलब हो जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और आगे भी पढ़ोगे उसमें होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, उसमें बी लगा देंगे। तो यहाँ पर दो तरह के फ्लक्स हमें मिलेंगे, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक मैग्नेटिक फ्लक्स। हम अभी बात करेंगे इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, आगे मैग्नेट वाले चैप्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे। तो फ्लक्स को हम φe से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जरा समझते हैं कि जो फ्लक्स है ये किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। जैसे ये सरफेस हमने रख दिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई, मान लो कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ये कोई सरफेस रख दिया है ना। मतलब ये है कि जैसे मान लो इस दीवार से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और ऐसे हमने कोई सामने एक सरफेस रख दिया, ठीक है। ये 3D डायग्राम है, ठीक है। तो इसको इस तरह से ऐसे आप समझें जरा, इससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट पास होगा ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो ये फाई की वैल्यू है ना, ये एक तो डिपेंड करेगी ई पर, है ना भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी लाइंस पास होंगी, और उतनी लाइंस पास होंगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करेंगी। इसका मतलब उतना ज़्यादा फ्लक्स पास होगा भाई। हर एक इलेक्ट्रिक लाइन एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब ई ज़्यादा होता है, तो इससे जो लाइंस पास होंगी उनका नंबर ज़्यादा होगा। इसका मतलब इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब फ्लक्स ज़्यादा होगा, ठीक है। तो फाई की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ई के। भाई यहाँ भी समझ लो भाई, पानी अगर तेज चल रहा होगा तो ज़्यादा पानी इसमें इकट्ठा आएगा, पानी अगर धीमे आ रहा होगा तो कम पानी इसमें स्टोर हो पाएगा, है ना। जैसे वही हमने बताया कि एक कमरा है, इस कमरे से एयर अंदर आ रही है, तो एयर अंदर आ रही है तो जितने अमाउंट में एयर अंदर आ जाएगी वो होगा एयर का फ्लक्स, उस विंडो से आने वाला एयर का फ्लक्स होगा, ठीक। अब ये एयर का फ्लक्स किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। एयर का फ्लक्स दो बातों पर डिपेंड करेगा। एक तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि एयर की स्पीड, एयर की इंटेंसिटी कितनी है। एक तरह से एयर कितनी तेज चल रही है, अगर एयर तेज चल रही होगी तो ज़्यादा हवा अंदर आ जाएगी, अगर एयर धीमे चल रही होगी तो कम हवा अंदर आ पाएगी। दूसरी बात ये एक डिपेंड करेगा, जो एयर है वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि उस विंडो के एरिया कितना है। विंडो बड़ी है तो ज़्यादा एयर अंदर जाएगी, विंडो छोटी है तो कम एयर अंदर आ पाएगी ना। बिल्कुल यही बात यहाँ पर भी है कि अगर इस सरफेस को हम बड़ा कर दें तो ज़्यादा पानी इसमें इकट्ठा हो पाएगा, सरफेस को छोटा कर दें तो कम पानी इकट्ठा हो पाएगा। बिल्कुल यही बात यहाँ भी है कि इस सरफेस का एरिया ज़्यादा होगा तो इससे पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जो फ्लक्स है वो ज़्यादा होगा। तो मतलब फाई जो है वो प्रोपोर्शनल होता है ए के एरिया का, ठीक है। जितना बड़ा एरिया उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है। तो फाई की वैल्यू इन दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो फ्लक्स एक्चुअली क्या है, किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड का वो अमाउंट जो उससे पास हो रहा है, अमाउंट की बात कर रहे हैं, मतलब उसमें डायरेक्शन नहीं होती। भाई ज़रा देखो, जब ये पानी बह रहा है, जब पानी किसी जैसे नली में बह रहा है तो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है ना, तो ये वेक्टर है। लेकिन जब पानी इसमें स्टोर हो गया तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। वही बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से जो वो बना हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्या होता है, ये स्केलर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये बात याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्केलर होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। और एक्चुअली इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड है अमाउंट, किसका अमाउंट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ सरफेस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी सरफेस को रख दें, उस सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो जाएगा, उसका अमाउंट पास हो जाएगा, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो फाई प्रोपोर्शनल ई के होता है ना, और फाई प्रोपोर्शनल ए के होता है, और दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक। अच्छा, तो ये तो समझिए। अच्छा, एक बात और है, एक चीज़ और समझते हैं, फाई की वैल्यू जो है वो कॉस थीटा पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। अब जरा समझना ये थीटा है क्या। एक्चुअली जो हमने थीटा लिया है वो थीटा है ई वेक्टर एंड ए वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। थीटा जो है वो है एंगल, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, ये क्या है, थीटा, ठीक है। भाई अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हमने थीटा को एंगल माना है। थीटा एंगल कौन सा लिया, ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। अब जरा एक बात समझते हैं, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ए क्या है यहाँ पर, एरिया वेक्टर। इसका लेक्चर आप पिछले क्लासेस में देख सकते हैं एरिया वेक्टर के बारे में, अगर आपने नहीं देखा है तो। एरिया वेक्टर क्या होता है, हमने बताया था कि एरिया को अगर हम एक वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं और
एरिया के जो डायरेक्शन होती है वो सरफेस के ठीक नॉर्मली होती है, 90 डिग्री के एंगल पे होती है, ठीक है। तो जरा देखो भाई एक बात समझना, अगर हम तुमसे कहें ये सरफेस ठीक ऐसे रखा है, जरा समझना बात को। जैसे मान लेते हैं ले लेते कोई एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं ये हमारी कोई एक सरफेस है, ठीक है, ये हमारी कोई सरफेस है और यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही हैं, ठीक है। अब ये बात तो हम समझ ही रहे हैं कि अगर ये सरफेस ठीक ऐसे रखी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा इससे पास होंगी। अगर मान लें हम क्या करें, अगर हम मान लें क्या करें, इस सरफेस को ऐसे झुका दें तो क्या होगा, कुछ लाइंस ऊपर से निकल जाएंगी, इसको काटेंगी नहीं काटेंगी ना, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। अगर हम इसको ऐसे रख दें तब तो फ्लक्स जीरो ही हो जाएगा, कोई भी लाइन इसको नहीं काटेगी, है ना। तो इस पोजीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, जीरो, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास ही नहीं होगा। और इस पोजीशन में फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक। अब समझना, इस पोजीशन में ये बताओ थीटा कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही हैं और इस पोजीशन में थीटा कितना होगा। एरिया वेक्टर की बात करो तो एरिया वेक्टर हमने बताया था कि जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा उस सरफेस के नॉर्मल होता है ना। तो ये सरफेस दिया हमने, ये एक्चुअली हमारा एरिया वेक्टर होगा, ये हमारा होगा एरिया वेक्टर इधर, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। तो इस पोजीशन में थीटा कितना हो गया, इस पोजीशन में थीटा जीरो हो गया। मतलब ये कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस नॉर्मली रखा हो तो थीटा जीरो होता है, ठीक है। और अगर ऐसे रख दोगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है और इसका एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, तो बताओ थीटा कितना हो गया, 90 हो गया। ए वेक्टर ऊपर है और ई वेक्टर ऐसे, तो थीटा कितना हो गया, 90 हो गया, ठीक है। तो उल्टा होता है, ये बात याद रखना कि अगर कोई सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखी हो तो थीटा 90 हो जाता है, और अगर कोई सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी हो तो थीटा 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम इतना तो समझ ही रहे हैं ना कि जो फाई की वैल्यू है वो ई पर, थीटा पर भी डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही है भाई। इससे कितनी लाइंस पास होंगी ये तो डिपेंड कर रहा है ना। अगर हम इसको ऐसे मोड़ेंगे, अगर हम थीटा को चेंज करेंगे तो जो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काट रही हैं, इसको क्रॉस कर रही हैं, वो चेंज हो जाएंगी। मतलब इसका जो फ्लक्स है वो थीटा पर डिपेंड तो करेगा ही, ठीक है। अब डिपेंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ अगर हम कॉस ले लें, साइन ले लें, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो देखो जरा, यहाँ हमने कॉस ही क्यों लिया है, साइन क्यों नहीं ले लिया, साइन भी ले सकते थे। जरा समझते हैं बात को भाई। बात ये है कि जिस समय, इस समय तो समझ ही रहे होगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे जा रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारी सरफेस है। इस समय बताओ थीटा कितना है, इस समय थीटा 0 है 90 नहीं, हमने भी बताया कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी, एरिया वेक्टर डायरेक्शन ये होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होगी, और इस समय थीटा 0 होगा। और हमें ये पता है कि इस समय फ्लक्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि इस समय लाइन सबसे ज़्यादा इससे पास हो रही होंगी, और जैसे जैसे इसको सीधा करते जाओगे वैसे वैसे लाइंस कम पास होंगी। इस पोजीशन में जरा देखो भाई, इस पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे कम पास होंगी, फ्लक्स सबसे कम होगा। और इस समय थीटा है कितना, इस समय थीटा 90 है भाई। देखो इसका एरिया वेक्टर ये और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये, ठीक है। तो जिस समय पैरेलल होगा ये सरफेस, उस समय थीटा 90 होगा और उस समय फ्लक्स सबसे कम होगा। और जिस समय ये सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर होगा, है ना, 90 डिग्री पे होगा, और उस समय थीटा यहाँ पर 0 हो जाएगा, ई और ए वेक्टर के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, लेकिन इस समय फ्लक्स मैक्सिमम होगा। मतलब हमको ये बात समझ में आ गई क्या, कि जिस समय थीटा 0 होता है ना उस समय फ्लक्स सबसे ज़्यादा होता है। तो देखो भाई, अगर हम यहाँ पर अब हम साइन लें कि कॉस लें, ठीक है, तो अगर थीटा 0 होता है, अगर थीटा 0 होता है तो साइन मैक्सिमम होता है कि कॉस मैक्सिमम होता है, हाँ तो पता ही होगा भाई, साइन 0 0 होता है ना, और कॉस 0 1 होता है ना। भाई ग्राफ भी शायद तुम लोगों ने पढ़ा होगा, साइन का ग्राफ ऐसे बनता है, मैथ में पढ़ा जाता है, ठीक है। साइन 0 0 होता है और कॉस का ग्राफ ऐसे बनता है ना, कॉस 0 में 1 होता है। तो इसका मतलब जिस समय थीटा 0 है उस समय हमें फाई को मैक्सिमम लाना है, फाई को सबसे अधिकतम लाना है, और अधिक मैक्सिमम लाना है तो उस पोजीशन में हमें कॉस ही लगाना चाहिए, क्योंकि अगर साइन लगा दोगे तब तो साइन 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ से फाई फिर 0 ही आ जाएगा, है ना। इसका मतलब हम लोग को क्या यूज़ करना चाहिए, इसका मतलब हम लोग को यूज़ करना चाहिए कॉस, क्योंकि जिस समय कॉस 0 होता है उस समय जिस समय थीटा 0 होता है उस समय कॉस थीटा मैक्सिमम होता है, और कॉस थीटा मैक्सिमम होगा तो फाई मैक्सिमम होगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि दोनों प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब फाई मैक्सिमम होगा, है ना। ये बात समझ गया ना भाई। जिस समय सरफेस नॉर्मल रखी होती है उस समय फ्लक्स सबसे ज़्यादा पास होता है, ये तो हम समझ ही रहे हैं बात को,
ठीक है, और उस समय थीटा 0 होता है। अब अगर तुम साइन लगा दोगे तो साइन 0 तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब फ्लक्स 0 हो जाएगा। इसलिए अगर हम कॉस लगाएंगे तो कॉस में थीटा जब 0 होता है तो कॉस थीटा मैक्सिमम होता है, इसका मतलब फाई मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ पर हम लोग को कॉस थीटा लिखना चाहिए, ना कि साइन थीटा लिखना चाहिए। ठीक है, तो फाई की वैल्यू 3 बातों पर डिपेंड करती है, एक तो ई पर डिपेंड करती है, और एक तो ए पर डिपेंड करती है, और एक तो कॉस थीटा पर डिपेंड करती है। अगर इन सबको हम एक साथ लिख दें तो क्या होगा भाई, अगर हम इन सबको एक साथ लिख दें तो 5 प्रोपोर्शनल हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन कटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, ई ए कॉस थीटा। अपनी सिंप्लिसिटी के लिए के इज इक्वल टू हम 1 ले लेते हैं, तो 5 बराबर आ गया ई इंटू ए कॉस थीटा, ये आ गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो चाहे तो यहाँ पर सफिक्स में ई लगा दो। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया ई इंटू ए कॉस थीटा। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि थीटा क्या है, थीटा है एंगल किसके बीच का, ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल है। जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगी तो थीटा 90 होगा, और जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी तो थीटा 0 होगा। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा एक फार्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। यहाँ पर ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ए क्या है, एरिया ऑफ द सरफेस, और थीटा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, अच्छा एक बात और, ठीक है, अब एक तो अगर हम थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में लिखें भाई, ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, हमने अभी बताया था पिछले लेक्चर में। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ने एक फार्मूला भी पढ़ा है कि ए डॉट बी का एक फार्मूला हमने पढ़ा है, क्या, ए बी कॉस थीटा होता है, ये वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा जाता है। ठीक है, इसका ना देखो ई ए कॉस थीटा की जगह हम ई डॉट ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो फाई ई बराबर किसके आ गया, ई डॉट ए आ गया। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में आ गया फार्मूला। यहाँ से हम लोग को एक बात और पता है कि दो वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो आंसर उसका आता है वो स्केलर होता है ना। तो देखो ई भी वेक्टर है और ए भी वेक्टर है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो इसका जो आंसर है फाई, ये कैसा है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और हम पहले ही बता चुके हैं ये बात। ठीक है, जो फाई होता है वो स्केलर होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होती, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है। ठीक है, तो जबकि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है और ये स्केलर, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर ये बात, जो थीटा है वो कौन सा एंगल है, ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, तो यहाँ उल्टा हो जाता है, ज़रा समझना बात को। एक बात हम समझते हैं यहाँ पे, ये आ गया। ठीक है, अब अगर तुमसे कहें कि बताओ भैया, ये आप लोग नोट कर सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब हम कहें कि बताओ फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम, हालांकि ये बात हम बता चुके हैं, इसको फिर से देख लो। अगर हम फाई को मैक्सिमम करना चाहते हैं, फॉर फाई मैक्सिमम करना चाहते हो तो कॉस 0, कॉस की वैल्यू मैक्सिमम करो, है ना, तो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम करो तो मतलब कॉस थीटा को +1 रख दो, और कॉस थीटा +1 कब होता है, जब थीटा 0 होता है ना। इसका मतलब अगर इसको हम डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो ज़रा समझते हैं भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, थीटा 0 करना है, तो ये हमने मान लिया एक सरफेस, एक्चुअली लाइन नहीं है, सरफेस है, ये ऐसी एक सरफेस, ऐसी समझ रहे हो, ये ऐसी सरफेस है, तो एक सरफेस है। इस सरफेस के लिए अगर हम एक एरिया वेक्टर ड्रॉ करें तो ये हमारा एरिया वेक्टर हो जाएगा और ये हमारा ई वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, 0। इस पोजीशन में फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और कितना होगा, तो अगर तुम यहाँ पर cos 0 cos थीटा 1 रख दो तो फाई मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ई इंटू ए, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें फॉर फाई मिनिमम, फाई की मिनिमम वैल्यू की बात करें, ठीक है, तो फाई की मिनिमम वैल्यू की बात करें तो cos थीटा जो है वो 0 ले लो। ठीक है, और cos थीटा को अगर तुम 0 ले लोगे तो बताओ cos 0 ले लोगे तो क्या करोगे, cos थीटा बराबर 0, मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री, और थीटा 90 आ गया तो cos 90 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो बताओ फाई मिनिमम आएगा कितना, फाई मिनिमम आएगा 0। ठीक है, और ये कब होगा, जरा इसको समझते हैं भाई। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग को एक सरफेस लेना है। ठीक है, तो हमने ये ले लिया एक सरफेस, ये सरफेस, ये लाइन नहीं है, ये सरफेस है, ऐसी सरफेस। इस सरफेस के लिए अगर तुम एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे तो ये हमारा एरिया वेक्टर खींचेगा, और ये हमारा क्या चल रहा है, ई वेक्टर। अच्छा बताओ, ई और ए के बीच का एंगल कितना, 90 है। ठीक है, तो सरफेस कैसा है, सरफेस यहाँ पैरेलल है। ठीक है, और थीटा यहाँ कितना है, थीटा यहाँ 0 है,
और ऊपर वाले में सरफेस कैसा, ये जो सरफेस है ये नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब नॉर्मल 90 डिग्री एंगल, ठीक है, सरफेस नॉर्मल है और थीटा यहाँ कितना 0, ठीक है, उतनी उल्टा होता है, ठीक है, ये बात समझ गए होगे। तो 5 मिनिमम आ गया, 5 मैक्सिमम आ गया, ठीक है। अच्छा एक बात और छोटी सी बता दें कि नॉर्मल लिखें या परपेंडिकुलर लिखें क्या सही है। एक्चुअली जो नॉर्मल होता है वो किसी सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो किसी सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, इसलिए यहाँ पर नॉर्मल लिखना चाहिए। परपेंडिकुलर जो होता है वो एक्चुअली किसी लाइन पर होता है, अगर ये कोई लाइन है इस पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाती है, लाइन खींच दो, तो इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसलिए हमें नॉर्मल बोलना ज़्यादा सही रहेगा एज़ कम्पेयर टू परपेंडिकुलर, ठीक है, ये बात है। खैर तो ये हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फ्लक्स की बात हो गई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स क्या है, सिंपली किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सरफेस से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक अमाउंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसी को फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा एक्चुअली में चाहे तुम्हारा पोटेंशियल हो गया और फ्लक्स हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही बताते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही बताते हैं, ठीक है। जैसे पोटेंशियल हमें क्या बताता है, पोटेंशियल हमें ये बताता है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर अगर कोई चार्ज किसी यूनिट चार्ज को लेके आओगे तो वर्क कितना करना पड़ेगा, ठीक है। इंटेंसिटी क्या बताती है, इंटेंसिटी ये बताती है किसी पॉइंट पर अगर किसी यूनिट चार्ज को लेके आओगे तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। और हमें ये जो हमारा फ्लक्स क्या बताता है, ये हमें फ्लक्स बताता है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी सरफेस को लेके आओगे तो उससे कितना अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट पास होगा, ठीक है, ये बात होगी। अच्छा एक बात और, फ्लक्स पॉजिटिव लिया जाता है या नेगेटिव, ठीक है। तो फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता है, जरा इसको समझ लेते हैं भाई। ओपन सरफेस के लिए, ओपन सरफेस है ना, जो खुली हो, जैसे मान लो ये एक ओपन सरफेस है, ऐसे ये कोई मान लो एक सरफेस है, ये ओपन सरफेस है ना, ओपन सरफेस के लिए। तो ओपन सरफेस के लिए जो फ्लक्स होता है, फाई होता है, ये हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। मतलब कहने का ये कि जैसे मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ठीक है। तो इसके लिए फ्लक्स क्या लिया जाएगा, पॉजिटिव ही लिया जाएगा। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हम डायरेक्शन चेंज कर दें, अगर डायरेक्शन हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इधर कर दें, यहाँ पर कर दें, ऐसे ले आए, तब भी हम फ्लक्स को क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर जो थीटा की मिनिमम वैल्यू है वो -1 नहीं रखी थी, हमेशा +1 रखी। ओपन सरफेस के लिए फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, इसीलिए हमने जब मिनिमम फ्लक्स निकाला तो कोई कह सकता है भैया cos थीटा की वैल्यू -1 रख दो, वो सबसे छोटी हो जाएगी। तो क्योंकि फ्लक्स को पॉजिटिव ही लिया जाता है ओपन सरफेस के लिए, इसलिए -1 नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि ओपन सरफेस के लिए फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। हम बात करेंगे क्लोज सरफेस के लिए। क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। इसके लिए फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस क्लोज सरफेस से आउटवर्ड निकल रही होंगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, मतलब बाहर की तरफ होगी, है ना। जैसे मान लेते हैं कि ये ऐसा कोई सरफेस है और ये क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है ऐसे। तो इसका मतलब इस सरफेस से जो पास होने वाला फ्लक्स लिया जाएगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा, है ना, ये बात है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस के इनवर्ड अंदर की तरफ जा रही है ना, इनवर्ड, तो फ्लक्स कैसे लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। ये बात है, सिंपल सी बात है। जैसे मान लो तुमसे कहें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ऐसे जा इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, और हमने यहाँ पर एक रख दिया, मान लो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर रख दिया। अब हॉलो सिलेंडर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके अंदर जाएंगी और यहाँ से क्या जाएंगी, बाहर निकलेंगी, ठीक है। तो अगर इस सरफेस से लेने वाला फ्लक्स लोगे, इस सरफेस के लिए फ्लक्स लोगे, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, तो यहाँ का फ्लक्स पॉजिटिव लिया जाएगा। और अगर इस सरफेस से लेने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे तो यहाँ का फ्लक्स निगेटिव लिया जाएगा, है ना। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी क्लोज सरफेस के अंदर जा रही है, क्या लिख दिया, सॉरी उल्टा हो गया यहाँ पे, अरे भाई उल्टा हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो अंदर जा रही है, इनवर्ड जा रही है ना। तो अगर ये अंदर जा रही है तो कैसा लिया जाएगा, यहाँ पर फ्लक्स माइनस में लिया जाएगा। और यहाँ पर देखो क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर जा रही हैं तो यहाँ पर फ्लक्स पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी सरफेस में, किसी क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर जा रही हैं, अंदर जा रही हैं तो फ्लक्स कैसा लेना, नेगेटिव लेना है। अगर किसी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही है तो फ्लक्स कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। ये बात याद रखना है ना। जैसे तुमसे कहें कि ये एक मान लेते हैं क्यूब है, क्यूब, ठीक है, और इससे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे बाहर निकल रही है ना, तो इसका फ्लक्स कैसे लिया जाएगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, और अगर तुमसे कहें कि जैसे मान लो ऐसे दे दें कि ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और एक यहाँ क्यूब रख दिया गया, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से अंदर जा रही है और यहाँ से बाहर जा रही है। तो इस वाली सरफेस के लिए अगर कोई कहे फ्लक्स बताओ, तो इस वाली सरफेस के लिए जो फ्लक्स होता है वो कैसा आता है, निगेटिव आता है, और इस वाली सरफेस के लिए फ्लक्स पॉजिटिव आता है। लिया कहता है वो अपने आप आ ही जाता है ना, अगर तुम एंगल भी देखोगे तो वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो फ्लक्स है वो ओपन सरफेस के लिए हमेशा पॉजिटिव आता है और क्लोज सरफेस के लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही होंगी तो जो फ्लक्स आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही होंगी तो फ्लक्स आएगा वो नेगेटिव आएगा। भाई तुम इसके पहले चैप्टर में, इसके पहले वाले लेक्चर में अगर तुम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में देखोगे तो तुम्हें कुछ समझ में आ जाएगा कि फाई का जो फार्मूला होता है वो EA cos थीटा होता है। फाई का फार्मूला EA cos थीटा होता है। तो अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी तो फिर फ्लक्स नेगेटिव आने लगेगा, है ना। तो वो बात है, तो वो आप समझ सकते हो। तो ये जो फ्लक्स है वो अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव आता है अगर तुम थीटा को अपने हिसाब से रखोगे, एक ही डायरेक्शन को ध्यान रखोगे और ई की डायरेक्शन को ध्यान रखोगे, उस हिसाब से थीटा की वैल्यू जो भी रखोगे उस हिसाब से फ्लक्स अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव जो आना होगा वो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये हमने बता दिया कि ऐसा होता है कि ऐसा आएगा। ठीक है, तो अब ये बात याद रखना आप लोग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, उसके आगे हम बात करेंगे गॉस थ्योरम की। अब हम लोग गॉस थ्योरम पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और हम आगे की हम क्लासेस में गॉस थ्योरम को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।